राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे विशेषण। वासुदेव नंदन की सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे और इस सीरीज में आज हमने पिछली क्लास में संज्ञा देखा, सर्वनाम देखा और क्रिया नहीं देखे हैं। क्रिया इसके बाद आएगा। पहले विशेषण है, विशेषण के बाद आएगा क्रिया। तो चलिए विशेषण को देखते हैं। क्लास को आप लोग सभी के यहाँ शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले दिया है विशेषण के कार्य और भेद। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है, वो विशेष्य है। इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है विशेषण लगने पे उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे घोड़ा संज्ञा से घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है। तो सभी तरह के घोड़ों का बोध नहीं होता है। यहाँ काला विशेषण से घोड़ा संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो गई। तो ये ध्यान रखेंगे। कुछ वैयाकरणों ने विशेषण को संज्ञा का एक उपभेद माना है, क्योंकि विशेषण भी वस्तु का परोक्ष नाम है। लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता। अब है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं? 4। गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण के भेदों का वर्गीकरण किया गया है। तो अब देखिए विशेषण के 4 भेद तो हैं। दिया है पहला सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं। एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद संख्यावाचक विशेषण के भी 3 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। फिर निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। फिर गणनावाचक पे के भी 2 भेद हैं। एक पूर्णांक बोधक और एक अपूर्णांक बोधक। तो ध्यान रखेंगे विशेषण के भेद: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक और संख्यावाचक। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित और परिमाण बोधक। फिर निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। फिर गणनावाचक के 2 भेद हैं। एक है पूर्णांक बोधक और दूसरा है अपूर्णांक बोधक। इसके बाद देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले कि सार्वनामिक विशेषण है क्या। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वो नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए हैं
अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। तो आया समझ में सार्वनामिक विशेषण क्या है? संज्ञा के पहले यदि आ जाए यह, वह, मैं, तू, तो वो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि वो संज्ञा की विशेषता बताने लगेगा ना। कौन सा घोड़ा अच्छा है? तो यह घोड़ा अच्छा है। वह नौकर नहीं आया, कौन नौकर नहीं आया? तो वह नौकर नहीं आया। तो यहाँ पे यह, वह, मैं, तू क्या है? ये सब सार्वनामिक विशेषण हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद हैं। एक तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है, जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि। तो पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो बिना रूपांतर के संज्ञा से पहले आता है, जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर आदि। और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि। तो आया समझ में कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद हैं, मौलिक और यौगिक। ध्यान देना है इसे। जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर, ये मौलिक सार्वनामिक है। और ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश मूल सर्वनामों में ही प्रत्यय लगने से ऐसा, कैसा, जैसा बना है, तो ये क्या है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। इसके बाद अब आता है गुणवाचक विशेषण। इसे देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे ये टॉपिक ही पूरा इम्पॉर्टेंट है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और विशेषणों में इनकी संख्या सबसे अधिक है। पूछा जाए कि सबसे अधिक किस विशेषण की संख्या अधिक है, तो गुणवाचक विशेषण की संख्या सबसे अधिक है। और जिस भी शब्द से संज्ञा के गुण, संज्ञा का दशा, संज्ञा का स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देख लीजिए, जैसे काल के आधार पे गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ। ये सब गुणवाचक विशेषण हैं। तो ध्यान देना है। नया, पुराना, जैसे कहते हैं ना, ये नया कोट है, कोट की गुण हो गया कि वो नया है। ये पुराना मंदिर है, मंदिर का गुण है कि वो पुरानी है। ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, अगला, पिछला, मौसमी, मौसमी फल हैं, फल की विशेषता है कि मौसमी फल हैं ये। आगामी, टिकाऊ, ये कपड़ा बड़ा टिकाऊ है, तो टिकाऊ भी क्या हो गया? ये भी गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। अब स्थान के आधार पे भी गुणवाचक विशेषण होते हैं, जैसे उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पछिया, दाया, बायां, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय। तो ये भी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूरबी, पछिया, दायां, बायां, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय। इसके बाद आकार के आधार पे भी गुणवाचक विशेषण के भेद होते हैं, जैसे गोल, चौकोर, सुडौल, समान, पीला, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा। तो ये भी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। रंग के आधार पे भी होते हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, काला, बैगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका। लाल रंग की साड़ी, पीला फूल,
नीला आसमान। तो ये सब क्या हो गया, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। गुण बता रहा है ना, संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताएगा कि वो कैसा है तो इस कलर का है, फिर वो किस आकार का है तो इस आकार का है, तो भी गुणवाचक हो जाएगा। फिर दशा के आधार पे भी गुणवाचक विशेषण होता है। दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी। देखा था ना, मेरा पालतू कुत्ता है, कुत्ता की विशेषता है पालतू है। तुम तो रोगी हो, तो उसकी विशेषता क्या है कि वो रोगी है। तुम बड़े दुबले हो, या सीता बड़ी दुबली है, सीता की विशेषता हो गई दुबली है। तो ये भी क्या है, ये भी गुणवाचक विशेषण का काम करेगा। इसके बाद है गुण। गुण के आधार पे भी गुणवाचक होता है, जैसे भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत। ये भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत। अब यहाँ पे दिया है कि गुणवाचक विशेषणों में सादृश्यवाचक पद जोड़ के गुणों को कम भी किया जाता है। जैसे बड़ा गुणवाचक विशेषण है, इसमें सा जोड़ देंगे, बड़ा सा, ऊंची सी, पीला सा, छोटी सी। तो सा सी लगाने से गुणों को कम किया जाता है। तो हमने गुणवाचक विशेषण देखा। गुणवाचक विशेषण बहुत बहुत इसकी संख्या है। अभी यहाँ पे जितना दिया है उससे भी अधिक इसकी संख्या है। तो ध्यान देना है, जब भी संज्ञा या सर्वनाम का कोई गुण बताएगा तो वहाँ गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब आता है संख्यावाचक विशेषण, इसे देखेंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लड़के इत्यादि। तो दिया है कि यहाँ 4, 30, कुछ और सब, ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 4 घोड़े, घोड़ों की संख्या कितनी है, 4 है। 30 दिन, दिनों की संख्या 30। कुछ लोग, लोगों की संख्या कुछ ही हैं। सब लड़के, लड़कों की संख्या सब लड़के। तो यहाँ पे 4, 30, कुछ और सब क्या हैं, संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 3 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणबोधक। तो संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 3, निश्चित, अनिश्चित और परिमाणबोधक। पहले प्रकार के विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होगा। जैसे एक लड़का, लड़का एक ही है, निश्चित है। 25 रुपए, रुपए 25 है, निश्चित है। दूसरी तरह के विशेषण में वस्तु की संख्या अनिश्चित रहती है, जैसे कुछ लोग, सब लोग। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में वस्तु की संख्या क्या रहती है, अनिश्चित रहती है। अनिश्चित नहीं हो पाता है। कुछ लोग में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं। और सब लोग में कितने लोग हैं, 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या निश्चित होती है और अनिश्चित संख्यावाचक में अनिश्चित होती है। अब देखिए, प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी भेद किए गए हैं, जो निम्नांकित प्रकार के हैं। एक तो है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्रमवाचक विशेषण में आ जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आवृत्तिवाचक विशेषण में आ जाएगा दूना, तिगुना, चौगुना। समुदायवाचक में आ जाएगा दोनों, तीनों, चारों, पांचों।
प्रत्येक बोधक में आ जाएगा हर एक, दो दो, सवा सवा। तो गणनावाचक में 1 2 3, क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा, आवृत्तिवाचक में दोना तिगुना चौगुना, समुदायवाचक में दोनों तीनों चारों, प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हर एक, दो दो, सवा सवा। अब दिया है कि गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है पूर्णांक बोधक विशेषण, जैसे 1 2 4 100 1000, तथा दूसरा होता है अपूर्णांक बोधक, जैसे पाव, आधा, पौन, सवा, सवा दो, सवा तीन, आधा, आध पाव। तो ये क्या हो गया? ये अपूर्णांक बोधक हो गया। तो ये बड़ा आसान है। पूर्णांक बोधक में पूरी संख्या आएगी, अपूर्णांक बोधक में आधा आएगा, पाव आएगा, आधा आएगा, पौन आएगा, सवा आएगा। पूर्णांक बोधक विशेषण शब्दों में लिखे जाते हैं या अंकों में? बड़ी बड़ी निश्चित संख्याएं अंकों में और छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी अनिश्चित संख्याएं शब्दों में लिखनी चाहिए। ये यहाँ बताया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि एक लड़का आ रहा है में गणनावाचक है कि क्रमवाचक है? एक। तो 1 2 3 गणनावाचक, पहला दूसरा तीसरा क्रमवाचक, दोना तिगुना चौगुना आवृत्तिवाचक, दोनों तीनों चारों समुदायवाचक, और प्रत्येक, हर एक, दो दो, सवा सवा, ये प्रत्येक बोधक विशेषण है। इसके बाद है परिमाण बोधक विशेषण। अब विशेषण का भेद है चौथा और आखिरी, परिमाण बोधक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद परिमाण बोधक है। संख्यावाचक विशेषण का ही एक मुख्य भेद बताया गया है परिमाण बोधक विशेषण। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है, जैसे सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन और घी लाओ इत्यादि। तो संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण का ही एक मुख्य भेद है परिमाण बोधक विशेषण। ये किसी वस्तु का नाप तौल का बोध कराता है, जैसे दूध कितना है? सेर भर, सोना कितना है? तोला भर, पानी कितना है? थोड़ा, अब कुछ पानी, सब धन और घी लाओ। तो यहाँ पे उसके नाप तौल का बोध हो रहा है ना वस्तु के। यहाँ भी निश्चय और अनिश्चय के आधार पे परिमाण बोधक विशेषण के 2 भेद हैं। एक तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, एक अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। निश्चित में देखिए क्या है? निश्चित में है 2 सेर घी। निश्चित है 2 ही सेर घी लाना है, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल। तो ये निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। अनिश्चित में देख लीजिए, अनिश्चित में आएगा बहुत दूध, सब धन, पूरा आनंद। तो बहुत, पूरा, आनंद, कुछ, थोड़ा, ये अनिश्चित परिमाण बोधक में आएगा। इसमें मतलब कि एक पूरी संख्या निश्चित नहीं रहेगी, अनिश्चित रहेगा। निश्चित में निश्चित रहेगा, अनिश्चित में अनिश्चित रहेगा। ये भी बहुत ईजी है, पहचान जाएंगे। तो विशेषण के भेद अब हमने देखे। अब आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण देख लीजिए कि हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता तो विशेषण बताता है, लेकिन विशेषण की भी विशेषता कोई शब्द बताने लगता है, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उन्हें ही प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें तेज तो विशेषण है, राम की विशेषता बता रहा है कि राम तेज है, लेकिन तेज की विशेषता बता रहा है बहुत, कि राम बहुत तेज है। तो तेज कितना है? बहुत। तो यहाँ पे बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। फिर इसके उदाहरण दिया है कुछ, कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, यहाँ पे बड़े प्रविशेषण है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, यहाँ अत्यंत प्रविशेषण है। कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है, यहाँ सिंदूरी प्रविशेषण है। दिया है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतर विशेषण कहा है। तो प्रश्न बनता है
कि प्रविशेषण को अंतर विशेषण किसने कहा है? पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। अब दिया है रूप रचना, विशेषण और विशेष्य में संबंध। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कभी विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष्य के बाद में। अतः प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं, एक विशेष्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। तो इसे ध्यान देंगे कि पूछेगा विशेषण के कितने भेद, तो आप बताएंगे 4, लेकिन पूछ देगा कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद, तब आप बताएंगे 2, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब यहाँ पे देखिए विशेष्य विशेषण के बारे में दिया है कि जो विशेष्य के पूर्व आए वो विशेष्य विशेषण होता है। जैसे सतीश चंचल बालक है। अब बालक क्या है? विशेष्य है। बालक से पहले ही आ गया है विशेषण, कैसा है? तो चंचल है। तो यदि विशेषण पहले आ जाए विशेष्य से तो विशेष्य विशेषण होगा। ठीक, जैसे प्रभा सुशील कन्या है। कैसी कन्या है? सुशील है। तो यहाँ पे भी विशेष्य विशेषण है क्योंकि विशेषण पहले आ गया है। इन वाक्यों में चंचल और सुशील क्रमशः बालक और कन्या के विशेषण हैं और ये दोनों विशेष्य विशेषण हैं। अब देखिए, अब विधेय विशेषण किसे कहते हैं? दिया है कि जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, मेरा लड़का आलसी है। तो यहाँ पे विशेषण अंत में आता है और विशेष्य पहले रहता है, विशेषण अंत में। तो ये ध्यान देंगे। जैसे मेरा कुत्ता काला है, कुत्ता विशेष्य है, पहले आ गया है, उसकी विशेषता काला लास्ट में है। लड़का विशेष्य है और उसकी विशेषता विशेषण आलसी बाद में आया है। तो यदि विशेषण पहले आएगा तो विशेष्य विशेषण और बाद में आएगा तो विधेय विशेषण। आया समझ में? मेरा कुत्ता काला है, मेरा लड़का आलसी है, इसके उदाहरण हैं। इनमें काला और आलसी विशेषण हैं जो क्रमशः कुत्ता और लड़का के बाद प्रयुक्त हुए हैं और ये दोनों विधेय विशेषण हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने की अन्य बातें दिया है जिस पे ध्यान देना है। दिया है कि विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष्य के लिंग वचन आदि के अनुरूप होते हैं, चाहे विशेषण विशेष्य के पहले आए या पीछे आए। जैसे अच्छे लड़के पढ़ते हैं, राधा भली लड़की है। तो जैसा विशेषण विशेष्य रहेगा वैसा भी विशेष्य, जैसा विशेष्य रहेगा वैसा भी विशेषण ही रहेगा। जैसे यहाँ पे राधा भली लड़की है, राधा भली लड़की है। अब यहीं पे रहेगा कि श्याम भला लड़का है। तो भली और भला किसके अनुसार आ रहा है? विशेष्य के अनुसार आ रहा है, लड़की और लड़का के अनुसार आ रहा है। तो यही बताया गया है कि विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष्य के लिंग वचन आदि के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं। फिर दूसरा दिया है, यदि एक ही विशेषण की अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होंगे। आया समझ में? मतलब एक विशेष्य की नहीं, क्या दिया है कि अनेक विशेष्य हों और एक ही विशेषण हो तो विशेषण का लिंग किसके अनुसार बदलेगा? जो उसके पास में विशेष्य रहेगा उसके अनुसार बदलेगा। जैसे नए पुरुष और नारियां, नई धोती और कुर्ता। तो यहाँ पे नए विशेषण है, किसके अनुसार बदला है? पुरुष, पुरुष के अनुसार बदला है। पुरुष समीप में है ना। अब नई पुरुष और नारियां नहीं होगा, नए पुरुष और नारियां। फिर नई धोती और कुर्ता, यहाँ पे नई आया है धोती के अनुसार ना कि कुर्ता के अनुसार। तो समीप वाले विशेष्य के अनुसार बदलेगा। तो आया समझ में? अब है विशेषणों की रचना।
विशेषणों के रूप निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तित होते रहते हैं। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। अविकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होते, वे अपने मूल रूप में बने रहते हैं, जैसे लाल, सुंदर, चंचल, गोल, भारी, सुडौल। तो जो विशेषण अविकारी होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, अपने मूल रूप में बना रहता है। लेकिन जो विशेषण विकारी होते हैं उनमें प्रत्यय या उपसर्ग लगा के परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, धर्म संज्ञा है, धर्म में इक प्रत्यय लगा है तो धार्मिक विशेषण बना है। जाति संज्ञा में इ प्रत्यय लगा है तो जातीय विशेषण बना है। धन संज्ञा में वान प्रत्यय लगा है तो धनवान विशेषण बना है। और दान संज्ञा में ई प्रत्यय लगा है तो दानी विशेषण बना है। चमक संज्ञा है और चमक संज्ञा में इला प्रत्यय लगा है तो चमकीला बना है। और श्री संज्ञा है, श्री में मान प्रत्यय लगा है तो श्रीमान विशेषण बना है। तो धार्मिक, जातीय, धनवान, दानी, चमकीला, श्रीमान, ये सब क्या है? विशेषण हैं। फिर दिया है कि दो या अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं, जैसे चलता फिरता, टेढ़ा मेढ़ा आदि। फिर दिया है कि आकारांत विशेषण लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल के ए या ई रूप में बन जाते हैं। जैसे एक वचन काला, बड़ा, ऐसा, इसका बहुवचन में हो जाएगा काले, बड़े, ऐसे। और इसी का स्त्रीलिंग में हो जाएगा काली, बड़ी, ऐसी। और स्त्रीलिंग, बहुवचन का भी स्त्रीलिंग करेंगे तो वही होगा, काली, बड़ी और ऐसी ही होगा। फिर देखिए क्या दिया है, सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते रहते हैं। जिस तरह सर्वनाम, जैसे एक वचन, बहुवचन, जैसे वह बालक, बहुवचन में वे बालक, वे सार्वनामिक विशेषण है। उस लड़के का, बहुवचन में उन लड़कों का। जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम देता है, तब उसका रूपांतर विशेषण के ढंग से नहीं, संज्ञा के ढंग से होता है। सामान्यतः विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता, विशेष्य के साथ लगता है। किंतु संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ परसर्ग लगता है। जैसे बड़ों की बात माननी चाहिए, वीरों ने सब कुछ कर दिखाया, उसने सुंदरी से पूछा, विद्वानों का आदर करना चाहिए। तो अब आती है क्रिया। विशेषण हमारा होता है समाप्त, और क्रिया को हम देखेंगे अगली वीडियो में। एक टॉपिक, एक वीडियो। वासुदेव नंदन की पूरी बुक इसी तरह एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो अच्छे से पढ़िएगा, एक बार ना समझ है दोबारा क्लास को अच्छे से देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। और अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं अगली क्लास में।